अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हायर एजुकेशन लीडर्स की दुनिया में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हसन गिलानी साहब से। गिलानी साहब ने पाकिस्तान के 3 सूबों और 4 यूनिवर्सिटियों में खिदमात सर अंजाम दी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गिलानी ने ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में अपना लोहा मनवाया, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी इनका एक नाम है। यही नहीं, जामियात ही की दुनिया के ये शाहसवार नहीं है, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बतौर चेयरपर्सन अपनी सलाहियतें कौम को मनवाई और कौम के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम देने वाली ये शख्सियत आज हमारे दरमियान है। ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है और मेरे व्यूअर्स, मेरे लिसनर्स और मेरे रीडर्स यकीनन आज प्रोफेसर गिलानी से बहुत कुछ सीखेंगे। मैं भी यकीनन सीखूंगा, आने वाली लीडरशिप भी सीखेगी, लेक्चरर से लेके एपी तक और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक की आज हम बात करेंगे। चेयरमैन से लेके डीन तक और पीवीसी से लेके वीसी तक की आज हम बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम नईम साहब। डॉक्टर साहब, आपका तारफ मैं तो करा ही नहीं सकता, आप तारफ के मोहताज ही नहीं है। मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहूँगा, यानी मैं यहाँ से सीखना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? मेरे लिसनर और व्यूअर्स इससे क्या मतलब लें? जी नईम साहब, शुक्रिया। एक तो आपके काइंड वर्ड्स, आपने बड़ा अच्छा मुझे अच्छे लफ्ज़ों में मेरा नाम याद किया। पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंडेट है पॉलिसी मेकिंग, बल्कि जितनी भी एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली उसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी भी इनोवेशन जो हायर एजुकेशन बनी या उससे पहले आईटी में जो रेवोल्यूशन आया, तो वो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर ही पीसीएसटी के थ्रू ही जो पॉलिसी बनी कि दिस हैपन टू बी, ये सेक्रेटेरिएट भी है नेशनल कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको हेड करते हैं। तो ये इसका जो है मैंडेट है इस ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर साहब, इसी तरह का एक अदारा पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन भी है, उसका इससे क्या मुख्तलिफ काम है? जी, वो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो है उसका मैंडेट जो है फंडिंग रिसर्च ग्रांट के लिए वो साइंटिस्ट को यूनिवर्सिटीज को फंड करना, तो दैट इज द मैंडेट उनका। हाँ, तो जबकि पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, हाँ ये सारी चीज़ें जो है ये है। साइंटिफिक एवेल्यूएशन हमारा ये भी मैंडेट था रहा कि पाकिस्तान में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको रैंक करना, उनको एनुअल बेसिस पे उनकी साइंटिफिक परफॉर्मेंस जो है उसको करना। तो वो हम एनुअली जो है उसको रिवार्ड भी करती थी और इनको रैंक भी करती थी, और बड़ा अच्छा हमने एक सिस्टम डेवलप किया। तो वो उसके बारे में अगर आपके पास टाइम हो तो सर्टनली ये मैं आपको बताऊंगा। हाँ डॉक्टर साहब, यकीनन हम आपसे सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी कि पीसीएसटी हो गया, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन हो गया, अब इनकी एचईसी के साथ कुछ सिंक्रोनाइजेशन बनती है या इसके जो चेयरपर्सन हैं, आप लोग कभी इकट्ठे बैठते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन होती है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वाकई होनी भी चाहिए और किसी हद तक होती भी रही है। ये दोनों पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका मैंडेट जो है वो नेशनल लेवल का है और दैट इज टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हायर एजुकेशन कमीशन, इसका भी नेशनल लेवल का मैंडेट है, बट इसका मैंडेट जो है दैट इज हायर एजुकेशन, रिसर्च इज ए सेकंड। उनका जो कंपोनेंट दैट इज लिमिटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हायर एजुकेशन कमीशन का जो है प्रमोट हायर एजुकेशन, जहाँ पे साइंस जो होगी वो इसके बोनस के तौर पे है वो आएगा। तो उसका दूसरा, उसके अंदर उनके मैंडेट के अंदर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन सारी यूनिवर्सिटीज भी आती हैं और उसके बाद सारी R&D ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी आती हैं। जबकि हायर एजुकेशन कमीशन में सिंपली
डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन जो है, यूनिवर्सिटी के साथ इंस्टीट्यूशन वो आते हैं, तो उनका मैंडेट जो है वो अपना वो ब्रॉड मैंडेट है फ्रॉम दैट एंगल, इवन दो कि उनकी फंडिंग लेस है। हायर एजुकेशन कमीशन की फंडिंग बाद में उसका मैंडेट या उनका वो सारी चीज़ें आगे उनको ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंडेट उनका ज़्यादा। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ रवाज ये है कि जिन चीज़ों को जितना ब्रॉड होना चाहिए वो उतना ही अनफॉर्चुनेटली नैरो होती हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि किसी हद तक इनमें कोऑर्डिनेशन है और यानी ये किसी हद तक सिंक करते हैं, इस पे बात भी यकीनन हम करेंगे और हमें इसमें बढ़ोतरी के मुतल्लक मिनिस्ट्री को, साइंस की मिनिस्ट्री हो, हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री हो और आप जैसी क़यादत हो, इसको सोचना चाहिए। लेकिन मुझे अब अगले मरहले में जाना है, आपके प्रेजेंट और पास्ट को लिंक करना है। जो ही आपका थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे, फिर फ्यूचर की बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहाँ से बिस्मिल्लाह किया और कहाँ कहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए प्लीज़। शुक्रिया नईम साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी के अंदर स्टोरी में सब कुछ मैं बहुत कवर करूंगा। अगर इजाज़त दें तो एक चीज़ मेरी उसमें पहले में मिस हो गई है, वो मैं कहूँ। आपने क्वेश्चन पूछा था जी कि लिंक जो है हायर एजुकेशन कमीशन का और उन ऑर्गेनाइजेशन का जी लिंक जी, बिल्कुल जारी रखें उसे, बिल्कुल जारी रखें तो उसे। वो मैं ज़रा कर दूँ। तो वो मैं बताया कि भी हमने इसमें दौरान 3 साल का मेरा टेन्योर था, 2015 से लेकर 2018 तक। इस दौर में हमने हायर एजुकेशन कमीशन को एंगेज किया, हर स्टेप के ऊपर एंगेज किया। दैट्स गुड। बल्कि ये जो हमने जो सारे साइंटिस्ट की हम रैंकिंग करते हैं, उनको अपना उनका कंप्लीट डाटा जो है वो हम करते हैं। किसने कितने पेपर प्रोड्यूस किए, उनकी क्वालिटी कितनी थी, उसके नंबर ऑफ ऑथर कितने थे, किसने कितनी पेटेंट किए, कितनी फसलों की वैरायटी ईजाद की, मतलब कितनी इनोवेशन की, कितने पीएचडी स्टूडेंट किए। तो ये सारी, और उनकी क्वालिटी में थी, उनकी साइटेशन कितनी, इम्पैक्ट फैक्टर, कंप्लीट डाटा जो है हर साइंटिस्ट का वो पीसीएसटी के पास था। और वो जो पॉलिसी बनाई मैंने, वो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो थे उसमें शामिल किया, इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज के जो हैं वो, इंजीनियरिंग काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव, हमें सारे टॉप लेवल के जो थे उसमें शामिल किया और वो फिर हमने पॉलिसी बनाई। तो ये तो था हमारा उसके अंदर लिंक। इसी तरीके से ये जो है हमने नेशनल लेवल की जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया, जो कि 15 साल के बाद वो हुआ था। जैसे मैंने बताया कि इसका मैंडेट है नेशनल कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, उसकी ये सेक्रेटेरिएट है। जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी इसकी 2004 और 5 में उस वक्त हुई थी, जब अपना जनरल मुशर्रफ थे। उस वक्त इसने ये 2 ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेसर तौरमा उस वक्त मिनिस्टर थे। तो उस वक्त जो है ये रेवोल्यूशन, हायर एजुकेशन कमीशन उस वक्त बना था। ये पीसीएसटी के ये एजेंडा में शामिल था। उस नेशनल कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 रेवोल्यूशन है, हायर एजुकेशन कमीशन और उसके बाद आईटी। तो ये दो चीज़ें थी उसमें। उसके बाद 15 साल तक मीटिंग नहीं हुई थी। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि भाई मेरे दौर में हमने पहले उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, जिसको मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेयर करते हैं, और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन एहसन इकबाल साहब उसको को चेयर की थी। हमने कंप्लीट एजेंडा उसमें सारा बनाया था उसके अंदर। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ा था। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें, जिसके अंदर एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शन जो है, जैसे हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का इंटरेक्शन हो, साइंटिस्ट का इंटरेक्शन हो विद इंडस्ट्री, तो उसके अंदर बड़ा सिंपल सा कंपोनेंट है, जो ट्राई हेलिक्स है, एकेडमिया, इंडस्ट्री और उसके बाद गवर्नमेंट का रोल है पॉलिसी मेकिंग। जब तक वो रोल मिसिंग होगा तो एकेडमिया इंडस्ट्री जो है वो आपस में नहीं होंगी, बल्कि आजकल तो ये क्वाड्रिपल हो गया, एकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। जब तक ये चारों मिलकर इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक ये इंडस्ट्री का जो हाब है, लिंकेज है, वो पूरा नहीं होगा। तो उस पॉलिसीज के अंदर जो है हमने वर्किंग पेपर के अंदर हर चीज़ ये शामिल की हुई थी कि इंडस्ट्री जो है वो कैसे एकेडमिया इंडस्ट्री को अपना कैसे इकट्ठा करेगी। तो उस वक्त जो है मैंने सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी और के डायरेक्टर थे उनको हमने बुलाया और उनके लेवल पे हमने वर्कशॉप करवाई। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि भी उनके और के जो डायरेक्टर थे वो बड़े साइंटिस्ट थे। सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर ट्रेंड ये था कि अच्छा जो साइंटिस्ट था तो उसको और का डायरेक्टर बना दिया जाता है। हालांकि उसकी जो स्पिरिट है वो कमर्शलाइजेशन है, बिजनेस है।
सही। उसके बिजनेस बिजनेस ओरिएंटेड जो है वो लोग होने चाहिए थे। आप हैरान होंगे कि वो सारे जो जितने भी हमने बुलाए थे, 100 से ज्यादा लोग जो थे, उसमें शायद एक आधा आदमी कोई होगा जो बिजनेस बैकग्राउंड का, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट। तो जी स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट होना एक और बात है, लेकिन उसको कमर्शलाइजेशन की लेके जाना, उसकी बिजनेस की जब तक बैकग्राउंड नहीं होगी, तो जी ये जी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये बेसिक कंपोनेंट भी नहीं था। मैं उस वक्त 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो सर। ये कंपोनेंट है कि जब तक ये सारे कंपोनेंट नहीं होंगे, और उसी तरीके से ये इस पे मैं पूरा जितना भी आप मुझे कहेंगे एकेडमिया इंडस्ट्री मेरा जो है मैं उसके ऊपर बोलूंगा। अभी मैं फिलहाल इसको बंद करता हूँ और अभी उस आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जी, ये लेकिन साथ मैंने साथ आपको चलता रहेगा, लेकिन पहले जरा आपका तारुफ सामने आ जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया सुपेंद्र जी। मैं एक फैसलाबाद के गांव में पैदा हुआ, तो वहीं पे हाई स्कूल की, अपना प्राइमरी स्कूल किया, दूसरे साथ वाले गांव से हाई स्कूल किया, और उसके बाद सारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मेरी जो थी फैसलाबाद में, जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मेरी अपना प्री एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर और 3 डिग्रियां जो मैंने वहाँ से ली 8 साल के दौरान। सही। तो वो बस मेरा एक बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंस ये हो था कि भाई मैंने अपना सब्जेक्ट हर स्टेप पे अपना सब्जेक्ट चेंज किया। सही। तो बल्कि मैं सिर्फ शायद अकेला उसका एलमनाई हूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का जिसने 4 डिफरेंट फैकल्टी से अपना एजुकेशन हासिल की। प्री एग्रीकल्चर। डॉक्टर साहब यहाँ जरा रुकिएगा। आपने वो काम पहले ही कर लिया जो काम अब हम सोचते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, हमें इंटर डिसिप्लिनरी होना चाहिए, क्रॉस डिसिप्लिनरी होना चाहिए और ट्रांजिशनल डिसिप्लिनरी होना चाहिए। ये तो आप पहले ही आपने कर लिया, फिर मुझे जो समझ आई है। जी बस बिल्कुल वो जो था मजदात के जो ये सब्जेक्ट मैंने रखा उस वक्त कन्वीनियंस थी, मेडिकल था नहीं और फैसलाबाद में कोई कॉलेज, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सहूलत थी वो किया। लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर अपना बीएससी एग्रीकल्चर की फाइनली में मुझे पता चला कि नौकरी करनी है, तो हालांकि मैं फुटबॉल की टीम में खेलने लगा तो मैंने तो एग्रीकल्चर रखा कि वो आसान था रिलेटिवली। फुटबॉल की टीम में खेला 3-4 साल यूनिवर्सिटी की। उसके बाद फाइनली मैं गया तो पता चला कि जॉब भी करनी है। जॉब का पता चला कि जॉब जो है इसमें ज़राअत इंस्पेक्टर होगी, किस किस्म की जॉब होगी। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं करनी। फिर मैंने अपना सब्जेक्ट अपना फाइनल ईयर में चेंज किया। मैंने एनिमल हस्बेंड्री नई फैकल्टी बनी थी, वो मैंने मेजर रखा आखिरी साल। और सही। उसके अंदर फिर मैंने स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट रखे। फूड न्यूट्रिशन, मतलब जो है उस सब्जेक्ट को मैंने स्पेशलाइज किया। पोल्ट्री न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन पे मेरा काम हुआ। सही। तो वो मैंने पोजीशन हासिल की अपने अपने उसमें मेजर में, एनिमल हस्बेंड्री में टॉप पोजीशन हासिल की। उसके बाद फिर जो है मैंने सब्जेक्ट चेंज, उसके बाद मैंने साथ एमएससी शुरू कर ली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। साथ मैंने जॉब शुरू कर दी अपना। सुबह 8 से लेके 12 बजे तक मैं क्लासें पढ़ता था। 12 से लेके शाम को 6 बजे तक मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब करता था। तो ये उस वक्त ये मेरी थी। तो मैंने 12 लोगों एमएससी 1 साल मैंने जॉब की। उसके बाद सर्च शुरू की, दिन रात काम किया। तो उसमें बल्कि मैंने वेटरनरी फैकल्टी से फैकल्टी चेंज की। फिर मैंने फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट लिया। तो वेटरनरी फैकल्टी से वो मैंने सब्जेक्ट में मास्टर शुरू किया। उसमें मेरी टॉप पोजीशन आई अपनी जगह पे। लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू की तो उस वक्त मुझे पता चला कि भी मेरे सारे डिपार्टमेंट में फार्माकोलॉजी में कोई भी पीएचडी टीचर नहीं। ओके। सही। यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है प्रोफेशनल करियर का। जी। उस वक्त मैंने अपना जो है मिशन, प्रोफेशनल मिशन जो है वो मैंने तय किया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं पीएचडी करूंगा भी। और मैं ना तो पीएचडी तो करनी ही है अकेडमिया में रह के, बल्कि मैंने को कम से कम 15-20 पीएचडी जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। क्योंकि सारे पाकिस्तान में इस सब्जेक्ट में सिर्फ 3 पीएचडी थे। एक पेशावर में थे प्रोफेसर अब्दुल कयूम, ये एक लाहौर में थे शेख ज़ैद में प्रोफेसर अब्दुल हमीद, एक प्रोफेसर अखलाकुन नबी थे कराची में। 3 फार्माकोलॉजी के लोग थे सारे पीएचडी, बाकी कोई नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरे नाजरीन और सामीन के लिए कि फार्माकोलॉजी गालबन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मेडिसिन और फिजियोलॉजी को लिंक करते हैं, कुछ ऐसा ही है जी? जी जी जी, बिल्कुल जो है कि ये नॉलेज अबाउट मेडिसिन की, दवाओं के बारे में, इनके एक्शन कैसे हैं, अपना जिस्म के ऊपर इनके असरात क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके जी नुकसान क्या हैं, जी ठीक और जी ये ठीक। दवा कैसे असर करती है, कैसे कौन सी दवाओं को मिलाना चाहिए, कौन से नहीं मिलाना चाहिए, ये सारा जो नॉलेज है। तो ये 3 सब्जेक्ट का कॉमन सब्जेक्ट है। मेडिसिन प्रोफेशन का जो भी सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी मेजर है,
फार्मेसी प्रोफेशन का भी फार्माकोलॉजी है, वेटरनरी का भी है फार्माकोलॉजी है, तो ये डेंटिस्ट्री में भी, तो ये मुख्तलिफ प्रोफेशन जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी हैं उनमें एक मेजर सब्जेक्ट उनका सबका ये कॉमन सब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक। तो ये मैंने अपना MSc मेडल लिया, उसमें टॉप पोजीशन ली। उसके बाद फिर जो है मैंने, मुझे जॉब ना मिली, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मतलब मैं टॉप पोजीशन था, मेरे BSc होल्डर जो थे उनके पास जॉब थी ग्रेड 17.5 की, और मुझे लोग कहते थे कि लोग आप आपको जॉब क्या दें, आपकी बेसिक डिग्री एग्रीकल्चर थी, तो अब आप दूसरी वेटरनरी में आ गए हैं, यू आर नो मोर अग्रेरियन। वेटरनरी फैकल्टी वाले में पोजीशन थी, लेक्चरर की थी, मुझसे बेहतर कैंडिडेट कोई ना था। वो कानून ये नो, आप वेटनरियन, आपकी बेसिक डिग्री वेटनरी नहीं है, तो इसलिए हम आपको लेक्चरर की पोजीशन नहीं दे सकते। हम लुक एट दिस, ये लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंसान की कितनी होती है। डॉक्टर साहब जब आप फिर आए पॉलिसी मेकिंग में, तो आपने इस मेकअप पे काम किया जिस प्रॉब्लम का आपको सामना था? हाँ, आप देखेंगे कि भाई अब मैंने इसमें अपनी जिंदगी में क्या क्या माइलस्टोन किए, क्या क्या चेंजेस लाया। सर, तो फिर जो है बहरहाल वो मैंने अपना एक प्राइवेट जॉब की। उसके बाद इत्तेफाक से मुझे PhD का स्कॉलरशिप मिल गया, और UGC उस वक्त हुआ करती थी, 900 रुपये का स्कॉलरशिप था, और 900 रुपये ही उस वक्त जो थी एक लेक्चरर की सैलरी थी। तो उतने मुझे PhD का स्कॉलरशिप मिल गया, वहाँ पे मैंने PhD स्टार्ट कर दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही में। तो विद इन 6 मंथ जो है मुझे अपना बहुत दिन जिक्र यूनिवर्सिटी की एक जॉब की, उन्होंने पोजीशन एडवर्टाइज की, मैंने ऐसे चलते चलते अप्लाई कर दिया लेक्चरर की। वो बहरहाल उन्होंने, जब आपको जॉब की ज़रूरत ना हो तो अपना इंटरव्यू भी अच्छा हो जाता है, तो मैं ऑलरेडी मैं कर रहा था, तो वो इंटरव्यू किया, अपना कैजुअल तरीके से इंटरव्यू दिया। तो वो उसके निकलते ही दोनों मेरे डीन जो थे और चेयरमैन ने कहा अपना कि भी हम छुट्टियों के बाद 2-3 माह के बाद हम अपना इसका फैसला करेंगे, लेकिन हमने आपको सिलेक्ट किया तो आप तैयारी कर लें अपना। तो मैं जो है अपना आके से बताया लो अपने टीचर्स को कि भी मेरी इधर सिलेक्शन है, उधर ऑफर आएगी मुझे अपना, तो क्या करें। और सारे टीचर नहीं आप PhD करेंगे, छोड़े, नौकरियां तो मिलती रहती हैं। तो एक मेरे बड़े सिंपल टीचर थे, कहते यार आपने PhD करके क्या करनी है? मैं लेक्चरर बनना, तो अभी आपको मिल रही नई यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वाई डोंट यू ज्वाइन है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वेटरनरी में 7 साल से पहले कभी किसी ने PhD नहीं की। तो मुझे वो जो है ना वो अपील की बात, मैंने बहुत दिन जिक्र यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी 1979 सितंबर 4 सितंबर। सही। लेक्चरर ऑफ फार्मेसी, लेक्चरर ऑफ फार्माकोलॉजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, नई 2 साल पुरानी यूनिवर्सिटी। बाहर अपना कनातों में अपना उस वक्त क्लास लिया करते थे, पूरी बनी हुई नहीं थी यूनिवर्सिटी, ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट भी नया खुला। सही। तो मैंने बहरहाल वो लेक्चरर अकेला ही था, सारी फार्माकोलॉजी मुझे पढ़ानी पड़ी क्योंकि अकेला ही था। तो उस वक्त थोड़ी सी खुशफहमी थी कि शायद मुझे अपना सब्जेक्ट आता है। बहरहाल 1 साल के बाद जो है मैंने अपना PhD के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। तो मेरी सैलरी का आधा हिस्सा जो था ना वो अपना बाहर अप्लाई करने के लिए लगता था दुनिया के उस वक्त। तो वो मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। उसके बाद मैंने सिडनी यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप मिला, तो मैंने अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी कहती कि यू आर नॉट एलिजिबल टू फॉर द स्टडी लीव, तो आप 2 साल और 1.5 साल इंतजार करें, तो फिर आपका वो टाइम पूरा हो जाएगा प्रोबेशन का, तो फिर करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई आप जॉब अपने पास रखें। तो मैंने अपना रिजाइन किया, लिखा, और मैंने अपना जो है वो बाहर PhD के लिए जाने के लिए तैयारी। फिर यूनिवर्सिटी के नो आप छोड़ दे रहे हैं, मैं बिल्कुल मेरी तो जाना है बहरहाल अपना। तो वो स्कॉलरशिप मेरा अपना मेरिट पे स्कॉलरशिप हुआ था सिडनी यूनिवर्सिटी का। तो लेकिन यूनिवर्सिटी वाज काइंड एनफ, उन्होंने फिर दोबारा मेरे लिए स्पेशल गुंजाइश निकाली और मुझे स्टडी लीव विदाउट पेड जो है वो दे दी अपना एज ए स्पेशल केस प्रोबेशन के दौरान ही। तो मैं चला गया, 4 साल मैंने PhD की, दिन रात काम किया, वापस आया, ज्वाइन कर ली यूनिवर्सिटी। तो इसी दौरान, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में आने से पहले कराची में मैं अपना लैंड किया, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ ओवर था, कुछ रिश्तेदार थे, तो वहाँ मैंने 2-3 दिन अपना स्टे किया। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि नई यूनिवर्सिटी बनी है हुई है, तो आप इसको ज़रा विजिट करते हैं। मैं चला गया, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट देखा, तो 2 सीनियर प्रोफेसर इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पे, उनसे भी मुलाकात थी। वो भी बड़े खुश हुए मुझे देख के, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी चेयरमैन, ऐसे ही अपना लुक अपना व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ जॉइनिंग आगा खान यूनिवर्सिटी। तो मैंने उनसे माजरत की कि मैं नहीं, मैं आपसे मेरा इंटरेक्शन रहूँगा, आई एम अंडर बॉन्ड, मैंने बॉन्ड साइन किया हुआ, तो मुझे बहुत दिन जिक्र यूनिवर्सिटी में मुझे कंपल्शन है जाने की। वो चेयरमैन जो था वो बड़ा विजनरी था, उसने कहा कि ये लड़का भी अभी नया नया आएगा, ये रोलेगा, अभी इसको एहसास नहीं है, बाद में रोलेगा। उसने मुझे ना विद इन एन आवर अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ पकड़ा दिया। ऐसे होता नहीं है, आगा खान यूनिवर्सिटी में भी ऐसे होता नहीं है, मतलब। सही।
और साथ उसने कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये इंस्ट्रक्टर का है, अगर आप प्रोसेस में जाएं, इंटरव्यू दें, लेक्चर दें, सारा एक पूरा प्रोसेस है, अप्लाई करें तो आपको एक स्टेप हायर मिलेगा। लेकिन एज ए चेयरमैन मेरी अपनी अथॉरिटी है कि मैं आपको एक स्टेप लोअर पे, लेकिन आपको सारी सैलरी वगैरह टाइटल हर चीज़ वही होगी, लेकिन मैं ये एक मेरा पिच है, तो इसलिए मैं ये लेटर उसने मुझे दे दिया। ठीक है, तो मैं चल के वापस आ गया। 6 माह में इधर रोला बहुत यूनिवर्सिटी में, ना मुझे अकोमोडेशन मिले, ना मेरी प्रमोशन हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो होता है टिपिकल यूनिवर्सिटियों के अंदर बाहर। तो वो मैंने 2-3 उसके बाद फिर जो है मेरी वाइफ कहने लगी कि आप जहाँ हम रुल रहे हैं, बच्चे 2 बच्चे थे साथ छोटे, तो हम अपने सेटल तो हों कि या इधर या उधर। तो मैंने इधर रिजाइन किया और मैंने उस लेटर को लेके मैं अपना आगा खान यूनिवर्सिटी आगा खान ज्वाइन कर लिया। यानी ये आपकी पहले प्राइवेट सेक्टर। पहला मेरे सारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब ने मुझे मलून किया कि लुक यू आपने सरकारी छोड़ के आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ के आपने प्राइवेट ज्वाइन कर ली। उस वक्त आका यूनिवर्सिटी पे इतना लोग नहीं जानते, और वैसे भी उस वक्त कल्चर ये था कि गवर्नमेंट की पक्की नौकरी छोड़ना सरकार हमेशा ये कल्चर है, सरकार होती है। डॉक्टर साहब आपने किस सन में ज्वाइन की आगा खान? That was in 1986। 1985 में मैं दिसंबर में वापस आया और 6 माह इधर काम करके तो जून 1986 में मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर, जब जुनेजो की हुकूमत चल रही थी। जी बस वो दौर था उस वक्त। जी ठीक हो गया जी। तो वो फिर उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है काम किया दिन रात, विदिन मेरे 1.5 साल के अंदर बल्कि प्रमोशन हो गई डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब आगा खान के बाद का सफर क्या हुआ? जी बस वो आगा खान की जॉब में मुझे कोई 5 मिनट आप मुझे दे दें, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल लाइफ, मैंने आपको बताया ना कि मेरा मिशन था कि आप साथ साथ करते जाएं। जी हाँ, मिशन ये था कि वो मुझे 15-20 PhD प्रोड्यूस करने, और आगा खान यूनिवर्सिटी वाज इंटरनेशनल लेवल के टॉप लेवल की फैसिलिटीज, मतलब सीनियर लोग जिनसे सीखने का बहुत अच्छा मौका। लेकिन वहाँ पर फिर जो है मेरे पास PhD प्रोग्राम उनका भी नहीं था, तो मैंने फिर अपना प्रोफेसर अतौरमा से, उनका मेरे सब्जेक्ट से मेरा नेचुरल प्रोडक्ट फार्माकोलॉजी पे काम था, उनकी नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री थी, उनको अप्रोच किया। उन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे लैब दे दी, सब स्टूडेंट दे दिए, लो भी काम शुरू करो। तो मैं भी हफ्ते का दिन जो मेरा इधर से छुट्टी होती थी, तो हफ्ते का दिन जो मुझे गाड़ी भिजवा देते थे, तो मैं उधर कराची यूनिवर्सिटी में, आप जामिया कराची चले जाते थे काम करने के लिए? शाम बिल्कुल करते थे। और जो है उनका जो उनके पास बायोलॉजिस्ट कोई नहीं था, उनको भी ज़रूरत थी, मुझे भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने बड़े प्यार से मोहब्बत से मुझे सारे अकोमोडेट किया, और मैंने बहुत कुछ सीखा फिर डॉक्टर अतौरमा साहब के साथ। और उनका जो बायोलॉजी के सेक्शन आ गए थे फर्स्ट वन, आजकल वो इंटर सेंटर बन गया अपना। HEJ बन चुका था या अभी नहीं बना था? HEJ था, सिर्फ उस वक्त पंजवानी सेंटर नहीं बना था। अच्छा ठीक। डॉक्टर अतौरमा वाज डायरेक्टर थे उसके उस वक्त। सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब आते थे प्रोफेसर, मैं उनके साथ भी अपना। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ इंटरप्ट करने दीजिए। डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जो हैं, इनकी हर बंदा इतनी तारीफ करता है जैसे ये पाकिस्तान के डॉक्टर जाकिर हुसैन हो। जी आखिर क्या वजह, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, फिर अपनी बात जारी रखिएगा, क्योंकि बीच में सिद्दीकी साहब का नाम आ गया, तो मैं कभी इस पे बात हुई नहीं मेरी किसी से, मेरी कोई उनसे इंटरेक्शन नहीं कभी रही, और अनफॉर्चुनेटली मैंने उन्हें कभी पढ़ा भी नहीं है, जो मेरे में एक खामी है जिसका मैं इसी तरह लिखा भी जाएगा और मैं बोलूँगा भी, काटूंगा भी नहीं। अपने दोस्तों को कहूँगा कि सलीम उज़्ज़मान सिद्दीकी जैसे लोगों को जो नहीं जानता, वो अपने आप को ना एजुकेशनिस्ट कहे, ना अपने आप को प्रोफेसर कहे। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब मुझे प्लीज़ यहाँ तारफ़ करवा के फिर अपनी बात वहीं से शुरू कर दीजिएगा। अरे शुक्रिया, आपने मौका दिया। मेरा क्योंकि मैंने बताया कि फार्माकोलॉजिस्ट था, जितने भी केमिस्ट्री के थे कुलीग, उनको ज़रूरत थी उनकी केमिस्ट्री के कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने की, तो सभी ग्रुप जो थे उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी भी उस वक्त हयात थे, 90 ईयर प्लस थे, मतलब वो इस उम्र में भी उस वक्त लैब में आते थे। लेकिन उनके सीनियर, उनके स्टूडेंट जो, उनका ग्रुप जो था उस वक्त था, उसमें प्रोफेसर बीना सिद्दीकी, डॉक्टर शाहीन फैजी और सारे लोग थे। तो मैंने उनके साथ भी मिलके, मुझे जो है उनके साथ पेपर पब्लिश किए, काम किया। मैंने उनको देखा, मतलब आपने बताया कि उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, कि लुक एट द एज ऑफ 90 प्लस द मैन वाज रेगुलरली विजिटिंग हिज लैब। दैट्स फाइन, दैट्स वंडरफुल। और उनकी फिर मुझे जब मिला पता, तो उस वक्त मुझे फिर पता चला अपना कि लुक, ये ही इज नॉट ओनली, ही इज द क्रिएटर ऑफ HEJ, बट
ही इज द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी उन्होंने उस वक्त पहले ये उन्होंने बनाई। ही इज द क्रिएटर ऑफ PCSR, ये सारी लेबॉर्ट्री जो है वो उन्होंने ये चारों मुल्कों के, मतलब उस वक्त इंडस्ट्री का जो कंपोनेंट था, जो एकेडमिया इंडस्ट्री का जो कंपोनेंट था वो उन्होंने स्टार्ट किया। तो PCSR लेबॉर्ट्री जो है वो चारों सूबों में बनाई और सेंटर जो था उसका उन्होंने इस्लामाबाद में बनाया। तो ये जो सारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी PCST और PCSR, इनके वो पहले फाउंडिंग डायरेक्टर भी रहे। तो ये उनकी ग्रेटनेस थी। उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने नोवेल डिस्कवरीज जो है वो की, और उसके बाद मतलब टॉप लेवल की उनकी अपनी की एक पर्सनालिटी भी थी, इंटरनेशनल स्टेचर था, और वो गवर्नमेंट लेवल पे हर के साथ अटैच भी रहते थे। मतलब उनको उस वक्त के दो जो साइंटिस्ट थे उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ डायरेक्टली एंगेज होते थे। यूब खान के साथ उस वक्त या उस वक्त जो भी थे उनके साथ डायरेक्टली एंगेज होते थे। उस वक्त साइंटिस्ट का इतना मतलब एक था, रिस्पेक्ट हुआ करती थी। तो ये उन्होंने मतलब मैं उनका बड़ा, डॉक्टर तौरमा भी उनकी, हर कोई उनकी कदर करता है, मैं भी कदर करता हूँ। तो हमने उनसे सीखा मतलब कि भाई इस उम्र में भी लैब में जाना इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो है, बल्कि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। मुझे ये ज़हन में आई कि साहब आपने कहा कि लैब में जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बात तो हम जारी रखेंगे, लेकिन ये वो मैसेज था मैं जो किसी से सुनना चाह रहा था कि मेरे नौजवान लेक्चरर कौम के और AP इस बात पे गौर करें कि यूनिवर्सिटियों के अंदर एक लैब भी होती है। बात आपकी जारी रहेगी। बीच में एक और सवाल डॉक्टर साहब, फिर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं क्या ये समझूं कि डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सरीकी, प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल और प्रोफेसर डॉक्टर इनवार गिलानी ये एक ही उस तस्बीह के मोती हैं जिन्हें रिसर्च का इश्क है? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं अपना कि बिल्कुल जो है हम उसी एक माहौल में ये सारी चीज़ें जो हमने लर्न की। और डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सदीकी को देखा, प्रोफेसर तौरमा ही वाज डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट उस वक्त, लेकिन वो लैब में बैठते थे। मतलब उनका बड़ा बड़ा अच्छा एक ऑफिस था, बड़ा डेकोरेटेड ऑफिस था, लेकिन उसमें नहीं बैठते थे। कभी कोई डेलीगेट बाहर से आ गया तो उसमें जाके बैठ गए, वरना वो अपनी लैब में बैठते थे। और एक प्रोफेसर जो जेन्युइन साइंटिस्ट होता है उसका ड्रीम यही होता है कि मैं लैब के अंदर मेरा छोटा सा एक ऑफिस हो। मतलब हमें तो इस वक्त शौक होता है ना कि बड़े बड़े ऑफिस, बड़े डेकोरेटेड ऑफिस हों, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं बाहर की दुनिया में ऐसे ही है कि प्रोफेसर का एक छोटा सा कैबिन अपनी लैब के अंदर होता है और वही उसकी दुनिया होती है अपना। तो उसका जो रिसर्च ग्रुप होता है वो उसके साथ ही बंधा हुआ होता है मतलब अपना। तो वो मेरी यही लाइफ वहाँ पे देखी, यही लाइफ मैंने बाहर देखी, और यही लाइफ मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मैंने अपना। डॉक्टर गिलानी सलीमुज़्ज़मान सदीकी साहब का आपने बताया, और कौन है जो डॉक्टर अताउर रहमान को नहीं जानता। और अब मुझे बताएं कि ये जो सीरीज की बात कर रहे हैं हम, इसमें आप जनाब डॉक्टर इकबाल को कहाँ सेट करते हैं, कहाँ कैटेगराइज करते हैं? हाँ, डॉक्टर इकबाल मेरी तरह उस वक्त यंग थे, मुझसे 5-6 साल छोटे थे उस वक्त अपना। तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में अपना 5-6 साल तो अब भी छोटे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल छोटा था, वो बिल्कुल यंग थे मुझसे। देखें कि मैं ज़ाहिर है उस वक्त एट द एज ऑफ 30 मतलब कह लें या 31 मैंने आखा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, उसके बाद उधर शुरू किया। तो वो मेरा ख्याल स्टूडेंट होंगे पहले आखा, आहिस्ता उसके बाद लेक्चरर बने होंगे अपना। तो वो हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इन अदर वर्ड ये कह लें कि मैं और डॉक्टर इकबाल चौधरी दोनों बोथ आर बेनिफिशरीज ऑफ जो उनसे अपना हमने सीनियर लोगों से वो माहौल से सीखा। और उस वक्त एक और भी थे हमारे पास, डॉक्टर जैदी होते थे, वो भी मतलब 3-4 लोग HEJ के अंदर टॉप लेवल के। डॉक्टर जुनैद जैदी की बात कर रहे हैं या किसी और? नहीं, प्रोफेसर सलीमुज़्ज़मान सदीकी ही रिटायर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर, ही डन हिज जॉब वो अपना। उसके बाद प्रोफेसर अतौरमा वाज डायरेक्टर। उसके बाद डॉक्टर जैदी, मेरा पूरा नाम नहीं, वो प्रोटीन केमिस्ट्री के लोग थे, वो सीनियर थे। और उसके बाद प्रोफेसर वकार, ये 3 सीनियर मतलब टॉप लेवल के प्रोफेसर थे जो कि इंटरनेशनल लेवल का स्टेचर था उनका अपना। तो वो लगता था कि उनके साथ मिल के मतलब यू लर्न ए लॉट। और इसी तरीके से जब मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी में बैठता था तो 2 प्रोफेसर, फ़र्क बाकी यूनिवर्सिटियों का और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का और आगा खान यूनिवर्सिटी का ये होता है कि नई यूनिवर्सिटी आगा खान यूनिवर्सिटी बनी तो दे वुड अपॉइंट फर्स्ट प्रोफेसर को अपॉइंट करेंगे डिपार्टमेंट का चेयर। डॉक्टर साहब, ये सारा बायोलॉजिकल साइंसेज का या बायोकेमिस्ट्री का कबीला है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं।
एम आई राइट? जी जी, बायो डॉक्टर साहब, इन लोगों को जहन में रखिए, सलीमुज़्ज़मान सदीकी को जहन में रखिए, आप अताउर रहमान साहब को जहन में रखिए, आप डॉक्टर इकबाल चौधरी को जहन में रखिए, और आप अपने आप को यानी डॉक्टर अनवार गिलानी को भी जहन में रखिए। इन चारों के तनाजुर में, चले वो जैदी साहब मोहतरम भी जहन में रखिए, इन चारों के तनाजुर में मुझे आपसे शॉर्ट से जवाबात चाहिए कि एक लेक्चर को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से के दौरान इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या करना चाहिए, और उसी के बाद एक एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर बनने तक इनको दो ग्रुप्स में जहां जरा मुझे जरा ब्रीफ कीजिए कि व्हाट शुड दे डू। नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यंग लोगों के लिए, इसमें बहुत बड़ा लेसन है सर। अगर मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में रहता जी, मैं अपने डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी का हेड होता। सही, फाउंडिंग हेड। सही। उसके बाद दीन जो भी सारा सिलसिला होता, ठीक है, इमीडिएटली विद इन ए ईयर मैं उसी वक्त हेड था, मतलब फार्माकोलॉजी का हेड था। सही। वो मैंने छोड़ के, जो कि हमारे आजकल के लोगों में ट्रेंड है कि नो अब लेक्चर भी हो तो कहते हैं कि मैं हेड बनूं, वो मैंने हेडशिप छोड़ के मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी ज्वाइन की कि वहाँ पे दो सीनियर जॉइंट हैं इंटरनेशनल लेवल के, एक का नाम था प्रोफेसर अमीन सूरिया और एक का नाम था प्रोफेसर शेख अरशद सईद। ये दो लेवल इंटरनेशनल लेवल के लोग मेरे फील्ड में जिन्होंने टॉप लेवल की रिसर्च की, उनकी मुझे मेंटरशिप जो है वो मैंने जाके एक्सेप्ट की। तो ये मेरा सीक्रेट था। ये डॉक्टर तारमान, डॉक्टर अपना सलीमुज़्ज़मान सदीकी, ये बात की बात पहले जो था, पहला वो मैंने स्टेप लिया कि नो, मुझे दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे नीड समवन जहाँ से मैं सीखूं। यानी आपने कहा कि मैंने रिसर्च करनी है और मैंने साइंटिस्ट बनना है। दैट्स गुड। तो इन अदर वर्ड, अगर आप मुझे ये समझें कि पीएचडी के दौरान सबसे एक चीज सबसे बेस्ट मैंने क्या सीखी, तो वो ये थी कि पीएचडी इज ए स्टार्ट ऑफ लर्निंग। सही। पीएचडी करने से पहले, जाने से पहले मेरा आई वाज सो नाइव, मैं समझता था कि पीएचडी का मतलब ये है कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन वहां जाने के बाद ये पता चला कि नो, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग, पीएचडी इज द स्टार्ट ऑफ लर्निंग। आपने समझा कि ये एक लिहाज से खास टारगेट पे जाने के लिए एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो डॉक्टर साहब, फिर लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर तक क्या करना चाहिए? देखिए, उस वक्त जो था, मतलब पहला मेरा काम था टीचिंग, क्योंकि पहले दो लोग जो थे बड़े टॉप लेवल के थे डिपार्टमेंट का। एक आदमी जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का बड़ा मशहूर, हर कमेटी के टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में था। दूसरा डॉक्टर प्रोफेसर सईद टॉप लेवल का रिसर्चर था, और तीसरा उन्हें आदमी एक ऐसा चाहिए था कि जो सारी टीचिंग को संभाल ले, यंग आदमी। सही। तो मैंने सारी टीचरों को संभाल लिया, मतलब अपना उसमें मैंने मेहनत की। पहले 2 साल मैं रिसर्च तो करनी थी, मैं तो 12-14 घंटे 6 डेज ये वीक में काम करने वाला आदमी था, तो वो रिसर्च तो करनी, लेकिन मैंने टीचिंग पूरी संभाली। उस पर मुझे लर्न करने का बहुत शौक हुआ। मतलब जितना आप कहते हैं कि इतना कोर्स वर्क पीएचडी में पा लो, नहीं, लर्निंग आपको होती है जब आप टीच करते हैं, इंटरेक्शन होती है ना जी उसमें, उस वक्त। एब्सोल्युटली। तो वो लेक्चर था, तो वो टीचिंग, आई स्टार्टेड एज ए गुड टीचर, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आगा खान ने मुझे आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड से नवाजा। सही। ये फर्क है बाकी सारी एचईसी के अंदर और हायर एजुकेशन आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर कि टीचिंग इज रिवार्डेड, बाकी हमारे सिस्टम के अंदर रिसर्च इज अवार्डेड। रिसर्च के लिए बड़े इंसेंटिव हैं, बड़ी रिकग्निशन है, टीचिंग के लिए नहीं। आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिपार्टमेंट में कम से कम 15-20 यूनिवर्सिटी लेवल के हर साल आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड होते थे। डिपार्टमेंट में कम से कम एक आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड। तो अकाउंटेबिलिटी अलॉन्ग विद इंसेंटिव फॉर टीचिंग। रिसर्च तो अपनी जगह, ठीक है। अगला इससे ये मैंने रिसर्च की, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा पीएचडी का काम जो था उसकी बेस पे इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ, उसमें मुझे एट द एज ऑफ 33 इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड मिला, बुरिंगर इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड जी। और मैं उसमें, मुझे बाद में 3 सिविल अवार्ड मिले, उनकी अपनी एक्साइटमेंट, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की है कि उस अवार्ड की मुझे एक नोबेल लॉरिएट ने कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजा। मैं नहीं जानता था, मैं उससे राब्ते में नहीं था, वो था प्रोफेसर अब्दुल सलाम। सही सही।
मतलब वो इटली से उनका ट्वेस दी वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस के वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बनाई, और उसके बाद मुझे वो लेटर उन्होंने किसी इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ा कि मुझे ये अवार्ड मिला, तो उनको डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। आपने पॉलिसी पे काम किया जो मेरे लिए अट्रैक्टिव है, आपने रिसर्च की, आपने टीचिंग की। अभी हम आपकी वाइस चांसलरशिप की तरफ नहीं आए, लेकिन मुझे ये बताइए कि 2002 में बनती है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। उससे पहले ज़ाहिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था। उस वक़्त से लेके आज 2002 से अब आ जाते हैं 2023 में, 3 गुना ज़्यादा अब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं। सूबों में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, चारों में। ज़ाहिर है जब 3 गुना बढ़ती हैं यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट भी और पब्लिक सेक्टर भी, तो आपकी पॉलिसी, आपकी सोच, आपकी रिसर्च क्या कहती है कि सूबों की जो PHEC बनी है, प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन, इज इट ट्रू या रॉन्ग? बिल्कुल जो है ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप थोड़ा सा इजाज़त दे दें तो 1 मिनट के लिए वो कंपोनेंट जो है मैं आपके सवाल का पहला जवाब दे दूं कि आपने कहा कि आगे प्रमोशन का जो बात की, एसोसिएट की, प्रोफेसर की, सारी चीज़ों की, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 2 साल के जब मुझे अवार्ड मिला तो मुझे प्रमोशन होगी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट, उसके बाद प्रोफेसर। मतलब आई वॉज द यंगेस्ट प्रोफेसर, मतलब आखा यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो वो अपनी जगह पे होगी। लेकिन मैंने 20 PhD प्रोड्यूस किए इस टेन्योर में। आखा यूनिवर्सिटी में अगर किसी ने मैक्सिमम PhD प्रोड्यूस, मेरे बाकी किसी ने किए तो 4 होंगे। आखा यूनिवर्सिटी में PhD प्रोड्यूस करना ऐसे ही है जैसे हार्वर्ड से करना, तो बड़ी जान निकालते हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है कि वो मैंने उसमें से 12 महीने जो हैं कराची यूनिवर्सिटी में एनरोल थे, उसमें से बाकी जो थे आखा यूनिवर्सिटी में एनरोल थे। ये मैंने वो अपना काम मिशन मैंने पूरा कर दिया। collectively you produced 20 PhD। जी 20 PhD, मतलब ये जो है अपना वही मैं बात कर रहा हूँ कि आखा यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द डिस्टिंक्टली हाईएस्ट नंबर, क्योंकि बाकियों के दैट्स वंडरफुल सर। और वो जो है, अच्छा वो जो है, क्योंकि मेरा मिशन वो था, बाकी जितनी रिसर्च थी, पब्लिकेशन थी, सब कुछ हुआ, सब कुछ मिला, दैट वाज नॉट माय टारगेट। ये मुझे 2 सिविल अवार्ड मिले विदाउट अप्लाइंग। बिल्कुल। मुझे HEC की डिस्टिंग्विश नेशनल प्रोफेसरशिप मिली विदाउट अप्लाइंग। एक दिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेटर आता है कि वी एडवर्टाइज दिस पोजीशन, यू डिड नॉट अप्लाई बट वी फील कि यू हैव द क्रेडेंशियल। ये वो सारा चलता है, ये कंसिडर। तो कहने का मतलब ये हमारे यंगस्टर के लिए ये है कि क्रेडिट कम्स ऑटोमेटिकली, आप क्रेडिट के इन चीज़ों के पीछे ना भागें। तो मिशन वो था, स्टूडेंट ये रिसर्च जो थी, ये एजाज सारे जितने थे बोनस के तौर पे मिले। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ 12 of them they are now professor, director, dean, और they are doing the same job what I am doing now। तो मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी लेगेसी जो है, मेरे मरने के बाद मेरे ये सिविल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, सारी चीज़ें भूल जाएंगी, लेकिन वो जो लोग हैं, मेरी लेगेसी इज जो लोग अपना सदका जारिया जो है। डॉक्टर साहब आपके पास सिविल अवार्ड कौन सा है? सिविल अवार्ड मेरे पास पहला जो था 2000 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद 2005 में सितारा इम्तियाज, और अभी रिसेंटली 2021 में हलाल इम्तियाज। ये 3 सिविल अवार्ड गवर्नमेंट ने दिए। और HEC ने मुझे डिस्टिंग्विश नेशनल प्रोफेसर का टाइटल दिया, और उसके बाद 2011 में एकेडमिक लाइफ टाइम एकेडमिक अचीवर अवार्ड दिया है। तो ये HEC के लेवल पे जो है। और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने वो उन्हीं की बेसिस, जो उनके पास रिसर्च ग्रांट से पब्लिकेशन आती है, उसकी बेस पे मुझे ज़ैड हाशमी रिसर्च अवार्ड दिया, जो कि बड़ा टफ होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्होंने मुझे अपना ये दिया। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेस ने 3-4 मुझे। डॉक्टर साहब अर्ज ये है कि मेरे पास 15 मिनट्स हैं। इन 15 मिनट्स में एक सवाल तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया जो PHECs और HEC का है। इसके बाद का सवाल जो मेरा होगा वो होगा कि आपने ये सब कुछ किया, तो जहाँ जहाँ वाइस चांसलर आप रहे, क्या वहाँ वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुई? और जो आखिरी जिस पे हम बात ख़त्म करेंगे, ताकि मैं आपको अगला 15 मिनट का पूरा प्रोग्राम बता दूं, तो आखिरी जो आपसे डिस्कशन होगी या हमारा मुकालमा होगा वो ये होगा कि ये जो पेटेंट है, ये इसमें जो आलूदगी है प्लेजरिज्म की, ये सब क्या है, वो तो जब बारी आएगी बात करेंगे। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें PHEC और HECs के हवाले से, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये टॉक ऑफ द टाउन भी है। व्हाट यू से?
नहीं ठीक है, नहीं मैं क्योंकि शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ उस वक्त अपना, तो डॉक्टर साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो वो मैं जो एचईसी बनी दैट वाज वंडरफुल वे, लेकिन उसके अंदर एक खामी जो उस वक्त थोड़ी सी रह गई, वो मैं सही। डॉक्टर साहब को अक्सर कहता भी हूँ कि भी लोग इस वक्त एचईसी बहुत सारी अचीवमेंट हुई, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो गवर्नेंस थी उस वक्त भी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट और गवर्नर जो थी वो सूबे के पास उस वक्त भी थी। ठीक। तो एचईसी की जो एक्टिविटीज उसकी आउटपुट कुड हैव बीन मल्टीप्लाइड मल्टीपल टाइम अगर उस वक्त वाइस चांसलर जो है वो भी अपना एक सिस्टम जो है उसके अंदर उसकी अपॉइंटमेंट और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है वो भी एक उसमें रहता, लेकिन वो वहाँ पे वो उसमें एचईसी का कोई उसके अंदर रोल नहीं था। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि जब 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों की प्रोविंशियल जो है उसकी इकॉनमी और बढ़ी, तो उसके अंदर भी प्रोविंशियल वो चली गई सारी, उसके अंदर डायलेमा है, हमें सबको पता है अपना कि भाई उसका क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन किसी वक्त भी अगर हालात बेहतर हुए तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि भाई फेडरल लेवल की जो एचईसी है उसका काम है पॉलिसी मेकिंग, ठीक। सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। सही। ठीक है। जी। अगला अगला इशू जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है, दैट इज अ बिग मेजर इशू। मैं इस वक्त एचईसी के अंदर भी इन्वॉल्व रहा हूँ शुरू से, पॉलिसी मेकिंग में भी। अभी भी एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी जो कमेटी थी उसको मैंने चेयर किया, 3-4 और कमेटी के साथ इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। 15-20 यूनिवर्सिटी को मैं एज ए एचईसी नॉमिनी के सेनेट सिंडिकेट का मेंबर हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें मैं लर्न किया। तो मैं ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो ये लिंक जो है, ये खुदा करे कि इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो जाएं जहाँ पे सेंट प्राइम मिनिस्टर और सूबों के चीफ मिनिस्टर सारे एक लाइन पे हों और ये चीज़ें मिल के हम इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये हम सॉर्ट आउट कर लें। क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, मुझे 1 मिनट दें, मुल्क के हालात हैं वो उसके बहुत सारी अपनी मुख्तलिफ अदारों को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटियाँ ठीक नहीं हों उस वक्त तक हालात नहीं मतलब सही होंगे। आपके जाहिर। चीफ जस्टिस जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होगा, आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होंगे, आपके आर्मी ऑफिसर जो हैं वो भी अपना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होंगे। जब तक यूनिवर्सिटी जो है वो उसका सिस्टम सही नहीं होता उस वक्त तक मुल्क के हालात ओवरऑल जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। मतलब ये हम आपको बताते हैं, इसकी एग्रीड। इतनी इतनी अहमियत है। एग्रीड। एग्रीड। तो वो जो प्रोविंशियल एचईसीज हैं वो इन कम्बिनेशन इन कोलैबोरेशन विद सूबाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनका रोल जो है मेरी जजमेंट है कि उनको इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके अंदर जो है वो एंगेज करना चाहिए। तो एचईसी के साथ भी और रीजनल सेंटर जो है इनके वो उनको एंगेज किया जा सकता है उसके अंदर, तो ये डायरेक्टली एचईसी के साथ भी लिंक रहे और सूबों के साथ भी लिंक, उनकी ऑटोनॉमी भी रहे, ये भी रहे। तो मेरी जजमेंट मेरी फीलिंग ये है कि इस अंदाज से होना चाहिए। और वाइस चांसलर का जो है अपॉइंटमेंट वो चारों सूबों का एक ही सिस्टम होना चाहिए। इस वक्त जो है मैं अगले सवाल का भी शुरू कर देता हूं जवाब। तो इस वक्त इशू है कि भी मुख्तलिफ सूबों के अंदर कुछ है, केपी के अंदर 3 साल का टेन्योर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 5 साल का टेन्योर है, पंजाब में 4 साल का टेन्योर है। उनकी सिलेक्शन ऑफ बीसी का प्रोसेस डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है। तो किसी ना किसी तरीके से एक नेशनल लेवल की एक कमेटी ऐसी बन जाए, सर्च कमेटी, जिसमें कोई वाइस प्राइम मिनिस्टर हो, आज हो, अबू जैद हो, बकर हो, कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पार्टी की हुकूमत है, कोई फर्क ना पड़े, उन दोनों अपोजिशन वो मिलके एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसके ऊपर उनको ट्रस्ट हो, उसके मामला में दखल ना हो। ऑफ कोर्स सारे एक्स ऑफिशियो उसके मेंबर होंगे, सूबाई भी, वो सारी चीज़ें। तो ये एक कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, टेन्योर सबका कम से कम 5 साल हो। ये 3 साल का टेन्योर जो है वो दिस इज नॉट समथिंग, इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन डॉक्टर साहब, हाँ बात जरा मुश्किल है। जी हाँ चाहे तो जवाब दीजिएगा, जी चाहे तो ना दीजिएगा। जी जी जब एचईसी ही मॉडल ना बने, जब वहाँ मेंबर लगने के लिए या एडवाइज़र लगने के लिए या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगने के लिए या चेयरमैन लगने के लिए सिफारिश की ज़रूरत हो, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा कई कई साल खाली रहे और वहाँ से कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ला के आप बैठा दें, तो आप मुझे बताइएगा, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि जब इतना ही बड़ा रखना हो तो कौन रोल मॉडल मानेगा एचईसी को। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ये कुछ ही होना है
तो एचईसी बंद करने से यूनिवर्सिटियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। दुनिया के सब मुल्कों में एचईसी नहीं है। व्हाट यू से? आपने वो बात कही है। मैं अभी जब इंटरव्यू दिया ना इसका, रिलक्टेंटली मैं हायर एजुकेशन कमीशन का चेयर का इंटरव्यू देने चला गया जो टाइम था उससे 2-3 घंटे बाद में गया तो एक क्वेश्चन उसमें ये पहला मुझसे ये पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक, अगर ये एचईसी खत्म कर दी जाए पुरानी यूजीसी, विल इट मेक एनी डिफरेंस? मतलब आम लोग इतने तंग थे मतलब अपना कभी ये सारी चीजों पे डॉक्टर साहब तंग क्यों नहीं हो? वाइस चांसलर कहते हैं घर घर कि हमें ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान तंग करते हैं, और जब एचईसी का चेयरमैन आप चुनते हैं वहाँ सियासतदान भी बैठा होता है, और जब चेयरमैन होते हैं या सियासत होती है वहाँ वो ब्यूरोक्रेट बैठाती है। तो ये आधा तीतर आधा बटेर तो नहीं चलेगा, ऐसे रिसर्चेस तो नहीं होती। आप मकालमे की इजाज़त ही नहीं देते एचईसी लेवल पे। तो आर्मी एचईसी का एक बहुत अच्छा एक उसका बना था एक्ट, उसकी सारी चीज, उसका एक स्ट्रेचर था अपना, उसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा कंप्रोव रहना चाहिए स्ट्रेचर उसका, और उसके अंदर ऑफ कोर्स उसके इंटरनल इश्यूज हैं अपनी जगह पे, दैट कैन बी रिजॉल्व, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका एचईसी को ऐसा जो उसकी ऑटोनॉमी जो है वो रहनी चाहिए, और उसका हल जो मैंने पहले ही बता दिया, जो आपने सवाल पूछा एचईसी की चेयर की सिलेक्शन, ये इंटरफियर इन गवर्नमेंट, वो वही मेरा कंसर्न है जो कि वाइस चांसलर की सिलेक्शन का। डॉक्टर साहब यस या नो में जवाब दे दीजिएगा, यस या नो में। जिस दिन आप चेयरमैन का इंटरव्यू देने गए थे आप बगैर किसी सिफारिश पे गए थे, आप अपने टैलेंट की बुनियाद पे गए थे, अपनी हिस्ट्री और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे गए थे। सच सच बताइएगा, दिल में ख्याल आया था कि बगैर सिफारिश के ये मुश्किल होगा? और नहीं, उसमें मैं तो एक्चुअली बिल्कुल हर एक को पता है कि मैं किसी से नहीं मिला, बल्कि ये राना तनवीर साहब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उस वक्त मिनिस्टर थे, मैं उस वक्त पीसीएसटी का चेयरमैन था, मेरे वाकफकार भी थे, मैं तो उनको फिर भी नहीं, किसी को भी नहीं मिलने गया अपना, बल्कि हाँ, तो ये एक फैक्ट है। और मैं क्लियर भी था, मुझे ये नहीं था कि मैं, यही भी नहीं क्लियर था कि मुझे आना चाहिए इसमें या नहीं, तो मैं रिलक्टेंटली गया था। डॉक्टर साहब आप माने या ना माने, एचईसी का चेयरमैन लगने के लिए, एचईसी की इबादत करने के लिए सिफारिश का वजू जरूरी है, लेकिन छोड़ते हैं हम, ये बात ही नहीं करते। वो मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि वो टॉप के 3 नाम जो थे अपना, जो कि नाम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, उनमें मेरा नाम चला गया, तो मेरे लिए यही इज्जत थी, इतनी थी। बाकी मैं अपना अभी इस पोजीशन के लिए अभी मैं नहीं था अपना, इसके लिए हाँ, इसके लिए जो हाँ, तो मेरे जो कलीग है उस वक्त बैठे हैं, उनको पता था मेरा इंटरव्यू 11 बजे था, तो मैं 3 बजे। डॉक्टर साहब आजकल हमारे जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कमाल करेंगी और रैंकिंग में बहुत ऊपर जाएंगी। वो 2-4 लाहौर की यूनिवर्सिटियों के नाम भी लेते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के प्राइवेट सेक्टर और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर है, कंपैरेटिवली इस पे क्या फरमाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, यूनिवर्सिटियां कहाँ खड़ी हैं? इसमें जरा बराबर भी शक नहीं, उनकी बात सही है। जब आप इसमें पिछले साल की 5 साल की इनकी जो है ना रिपोर्ट बनी हुई थी, मिशन अपना उसका अपना एचईसी, तो उसमें जो ग्रोथ इनका प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ प्रोजेक्टेड थी और पब्लिक सेक्टर की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी, उसमें जो अब जो लेटेस्ट रियलिटी ये है कि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ डिस्टिंक्टली हाई हुई है देन द प्रोजेक्टेड वन। जो इनकी प्रोजेक्टेड थी उससे ज्यादा कहीं ग्रोथ हुई है। प्राइवेट सेक्टर इज फ्लरिशिंग, पब्लिक सेक्टर जो है वो उसके लिए इश्यूज हैं। मतलब वो उनकी बात मुझे बिल्कुल सही है, ये जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लरिश करेगा, और पब्लिक सेक्टर में क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज आर सफरिंग, वो सफर कर रही हैं फाइनेंशियल डेफिसिट्स के साथ। मैंने जब हरिपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो उस वक्त कोई शायद 2-4 यूनिवर्सिटियां ही आउट ऑफ 30 यूनिवर्सिटी 2-4 ही यूनिवर्सिटियां थी ऐसी जिसमें फाइनेंशियल डेफिसिट नहीं था। हरिपुर में भी फाइनेंशियल डेफिसिट था, मतलब खसारे पे जा रही थी जी। और जब यूनिवर्सिटियां, तो वो पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 साल के अंदर अंदर नॉट ओनली उनको रिवर्स किया, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर सेट की। वो इस वक्त टाइम नहीं है मैं आपको बताने का अपनी परफॉर्मेंस बताऊं, वो मेरा इस वक्त ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन वो इतना बता दीजिए कि हरिपुर के अलावा कहाँ कहाँ बतौर वाइस चांसलर आपने खिदमत सर अंजाम दी?
मैंने एज ए वाइस चांसलर तो हरिपुर यूनिवर्सिटी ही में की है, लेकिन मेरा इंटरेक्शन जो है वो तकरीबन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में केपी के अंदर जो है वो रहा है। इसलिए कि एक तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए, सीनियर था, लोग रिस्पेक्ट करते हैं मेरे अपना, और दूसरा मैं वाइस चांसलर सर्च कमेटी का मेंबर भी था, केपी का भी था, और उससे पहले वाइस चांसलर सर्च कमेटी सिंध था, उसका भी मेंबर रहा। तो मेरे अपने कुलीग जो है दे आर काइंड एनफ मेरे अपना, तो वो जो है मैं हमने HED के साथ भी इंटरेक्शन रहा जब वह सर्च कमेटी का था सारा सिलसिला, तो मुझे जानने का जो है मौका मिला वो सारी चीज़ों का। बहसीयत वाइस चांसलर हरिपुर, आप फिर क्या देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आगे निकल गया और क्यों पीछे रह गया पब्लिक सेक्टर? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मैं इसकी एग्जांपल दूं, आगा खान यूनिवर्सिटी की लाइफ जो है कोई 37 इयर्स ओल्ड, सही। उसमें तीसरा वाइस चांसलर अब बना, प्रेसिडेंट अब बना। पहला प्रेसिडेंट जो था ही स्पेंड ओवर 20 इयर्स। सर, उसके रिटायर होने से पहले 6 माह पहले जो है उसका नया प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया, उनको मौका दिया जाए कि 6 माह आप इकट्ठे काम करें। बिल्कुल ठीक। तो दिस इज इट्स नॉट ओनली लेंथ ऑफ टेन्योर ऑफ ए प्राइवेट वाइस चांसलर, दूसरा कंटिन्यूटी, मतलब जो नया चेंज भी हो गया प्रेसिडेंट लेकिन वो उसने मिल के काम किया, तो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी और सारा स्ट्रक्चर वो है। प्राइवेट में मैंने 3 साल में काम किया, दिन रात काम किया, मैं उसमें बहुत सारे काम किए, उसमें उसके रोल मॉडल, कई मामले में रोल मॉडल भी हो सकता है, लेकिन ये कि उसके बाद इंटर्म प्लेसमेंट आती है, मतलब वाइस चांसलर का 3 साल खत्म हो गया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, उसके बाद इंटर्म प्लेसमेंट अपना वाइस चांसलर बनना, वो 2 माह 3 माह 6 माह 2 साल तक भी इंटर्म वाइस चांसलर रह सकता। और कई यंग यूनिवर्सिटियाँ ऐसी, हमारे वाइस चांसलर बड़े अच्छे हैं, इंटर्म भी अच्छे हैं, लेकिन अक्सर यंग यूनिवर्सिटियों के अंदर सीनियर लोग जो हैं वो नहीं होते, उन कई लोगों का कैलिबर वो नहीं होता जो कि अपना प्रो वाइस चांसलर, बल्कि मिलते ही नहीं है यंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो वो जब इंटर्म के अंदर जो है यूनिवर्सिटियाँ तबाह हो जाती हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटी जो है इस दौरान होती हैं, कम से कम हरिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जो है इरेगुलरिटी जो है, बल्कि अक्सर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉमन फैक्टर है सभी का। आपने कमाल बात की, मैंने ये सवाल रखा नहीं था आपके लिए कि ये जो इंटरम सेटअप होता है ये 2 साल पीछे ले जाता है, की कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि हमारे जितने वाइस चांसलर हैं वो प्रो वाइस चांसलर को भी तो सोचने समझना शुरू कर लेते हैं ना, तो क्या करें फिर? हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है कि वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर का जो है वो अपना रिश्ता बड़ा एक नाजुक और सेंसिटिव है। तो ये बिल्कुल नहीं बनती। प्रो वाइस चांसलर जो है वो जो होता है कि भाई वो नेक्स्ट वाइस चांसलर इंटरिम पीरियड का, तो वो बात का होता ये है कि आखिरी 6 माह जो होते हैं ना वाइस चांसलर के, तो उसमें फिर प्रो वाइस चांसलर अपने आप को वीसी समझना शुरू कर देता है। तो वो आप डॉक्टर साहब प्रो वाइस चांसलर कहते हैं, डीन भी और रजिस्ट्रार भी अपने आप को, ट्रेजरर भी अपने आप को, कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी अपने आप को वीसी समझना शुरू कर देता है। आप तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बतौर तज्जिया निगार मैं इससे छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये शर्मनाक बात है, पढ़े लिखे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आई डिड ऑब्जर्व और अक्सर ऑब्जर्व करता भी हूँ, बतौर वाइस चांसलर आपने भी किया होगा कि यूनिवर्सिटियों का हाल बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है, करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट है और प्रोफेसर्स हैं, इनमें जो एक टसल चलती है, एक जो और मामला चलते हैं, एक दूसरे से नफरतें चलती हैं, ये खाना खराब कर देती हैं यूनिवर्सिटियों का। इसको किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है? प्रोफेसरों और यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट जिसमें बेशुमार डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट ट्रेजरर और जो एडमन के लोग हैं, एडमन ऑफिसर हैं, तो मैंने ये देखा है, मैंने इनकी बदतमीजियां भी देखी हैं, दोनों तरफ से देखी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक क्लर्क जो है उसके पास जब रजिस्ट्रार सेक्रेटेरिएट में कोई प्रोफेसर जाए तो उसकी बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ये इनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है? हर टाइम हम कहते रहते हैं कि प्रोफेसरों की ट्रेनिंग हो, टीचर्स की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, तो ये एस्टेब्लिशमेंट जो शुतर बेमहार है, इस पे बतौर वाइस चांसलर, बतौर पॉलिसी मेकर, बतौर पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीडर माजी में आप रहे,
आप क्या कहते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है और इत्तेफाक से अब तक मैंने 26-27 प्रोफेसर्स के, वाइस चांसलर्स के यानी इंटरव्यू किए, तो ये नुक्ता आपकी बात से बात निकली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए ये स्ट्रेंज था ये सिलसिला, क्योंकि मेरी अपनी सारी उम्र ऐसी गुजरी कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपने आप को अलग रखा। मतलब आई रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अपने मुझे पहले ही यूनिवर्सिटी ने जॉब दी, डायरेक्टर पीएचडी प्रोग्राम हेल्थ साइंसेज, और मुझे वीसी डीन ने खुद बुला के कहा कि यू गॉट टू टेक इट। मैंने कहा सर मुझे मेरा रिसर्च मेरी सफ़र होगी, अपना मेरे स्टूडेंट सफ़र। कहते नहीं, आप जो है ये आपको लेनी है मतलब अपना। तो दिस इज समथिंग अपना कि भाई प्रोफेसर का मदद तो होनी चाहिए, लैब रिसर्च उसकी वही लाइफ है, और उसके अंदर जो अपना जो एंजॉयमेंट है आदमी इमेजिन नहीं कर सकता अपना, अगर उसका पूरा रिसर्च ग्रुप उसने पूरा बनाया हुआ हो। जितनी वो आदमी एंजॉय लाइफ करता है प्रोफेसरशिप की, अगर उसका स्ट्रॉन्ग रिसर्च ग्रुप हो तो ये पोजीशन सेकेंडरी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि आदमी अभी लेक्चरर बनता है तो उस वक्त वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ख्वाब देखना शुरू करता है, उसके बाद डीन का ख्वाब देखना शुरू करता है, उसके बाद रजिस्ट्रार। आप देखें प्रोफेसर की जो है ग्रेड जो है वो 21 है सर, या 21 है या 22 है, 2 ग्रेड हैं प्रोफेसर के। सर, लेकिन मैंने प्रोफेसर देखे हैं कि वो ये ग्रेड छोड़ के दे लव टू ज्वाइन एज ए रजिस्ट्रार ग्रेड 22 पोजीशन। आई मीन लुक एट दिस। क्यों? अफसरी है ना डॉक्टर साहब, हमारा कॉम्प्लेक्स है ना अफसरी का, नौकरशाही का मामला मतलब और गुलामी का मामला हमसे प्रोफेसर बन के भी नहीं निकलता। एब्सोल्यूट खरपैंच। तो वो जो कंपोनेंट है, मतलब अपना कि चुतराहट जो है, वो कंपोनेंट जो है वो दिस इज अनफॉर्चुनेट। और ये कंपोनेंट जो है, बल्कि हमारे नॉट ओनली दे चेयरमैन अपनी अथॉरिटी मिस यूज करते हैं, डीन अपनी अथॉरिटी, नॉट एवरीवन, हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास ये एक कल्चर है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ओवर द। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर्स। आपने टीचर की प्रोफेसर की बात की है, ये हो सकता है आपकी बात सही है, लेकिन कुछ चीजें हमारी नेशनल करेक्टर भी हैं। तो ये टीचर्स आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। वो तो मैंने डॉक्टर साहब अर्ज किया कि पूरे पाकिस्तान का नक्शा हमें यूनिवर्सिटी के अंदर नजर आता है, पूरी रिफ्लेक्शन है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली हमने उन टीचर से पढ़ा है जिनके ऊपर हमें फख्र होता था, बाप की तरह उन टीचर की हम रिस्पेक्ट करते थे, और टीचर हमें आफ्टर आवर्स में पढ़ाता था, बाद का लेट आवर्स उसके घर पे पढ़ने जाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब उन टीचर्स का क्या करें जो टीचर्स की अपनी पॉलिटिक्स होती है। सैकड़ों लोग, सैकड़ों नईम मसूद और सैकड़ों अनवार गिलानी जो हैं उनकी वजह से ज़ाया हो गए और उनकी पीएचडीज रह गई। उनको भी कुछ पैगाम जाना चाहिए कि वो इतने बड़े ओहदे पे आके किस तरह इंसानों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जाते जाते मुझे आपसे ये पूछना है कि बतौर वाइस चांसलर, बतौर पॉलिसी मेकर, ये आखिरी सवाल होगा, हमारे सिलेक्शन बोर्ड्स किस तरह बेहतर हो सकते हैं? शुक्रिया। मैं सिलेक्शन बोर्ड पे भी आपको बात करता हूँ, क्योंकि मैं एज ए वाइस चांसलर मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बोर्ड कराया, 13 सिलेक्शन बोर्ड इन 2.5 years। तो मैं वो अपना उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन पहली बात में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता रह गया, ये जो फैकल्टी की बात थी ना, एक तो वो सिस्टम है ये नेशनल करेक्टर है हमारा प्रोफेसर का, दूसरा हमारे पास 2 जो पैरेलल सिस्टम चले हैं हमारे पास, टीटीएस पैरेलल बीपीएस। ये 2 सिस्टम जो हैं इसने यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया। पैरेलल सिस्टम, उनके अंदर पोलराइजेशन, उनके अंदर जो नेम है, एक सिस्टम के अंदर आप अंडर द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 37 आप प्रोफेसर बन जाएंगे। दूसरे सिस्टम के अंदर आप 50 साल की उम्र भी क्रॉस कर गए, 55 भी हो गए, तो अभी आपका प्रोफेसर का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो रहा। तो वो जो है पोलराइजेशन, जेलसी, ये सारी चीज़ें जो हैं दोनों सिस्टम के अंदर भी चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सिस्टम मैंने दुनिया में किसी जगह नहीं देखा कि 2 पैरेलल सिस्टम ऐसे हों जैसे हमारे पाकिस्तान में है। तो इनको एड्रेस करना है, मेरे जहन में क्लैरिटी है इसको कैसे एड्रेस करना, वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन ये भी है, ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये एक ही सिस्टम होगा, दो सिस्टम जब भी होंगे, इसने तबाह कर दिया सिस्टम को सारे का। हाँ, तो दूसरा, हाँ हमारे सिस्टम में बहरहाल टीचर का जो रोल है, करेक्टर जो है वो हमारे, देखिए 3 कंपोनेंट हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम, 3 C's। ये एजुकेशन सिस्टम जो आपको कॉन्फिडेंस दे, एजुकेशन सिस्टम जो आपके अंदर क्रिएटिविटी, तख्लीकी चीज जो है वो पैदा करे, और वो एजुकेशन सिस्टम जो आपको करेक्टर।
ये 3 C's के कॉम्बिनेशन, अगर इनमें से एक भी कम हो तो समथिंग रॉन्ग विद आवर सिस्टम। तो हमारे सिस्टम के अंदर आप खुद देख लें कि इन तीनों के अंदर हम कितना है। तो एक बाकी चीज अपनी जगह पे, अपना क्रिएटिविटी अपनी जगह पे, कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, लेकिन करेक्टर जो है वो इस इम्पोर्टेंट वन जिसको हमारे यहाँ सम मिस हो गया। हम अपने पब्लिकेशन की रेस में अपना कोलिजियलिटी जो है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम किया तो पीपल कोलिजियलिटी वाज मेजर चैलेंज। और बिलीव मी, जब मैंने छोड़ा है तो लोग आपस में कोलिजियलिटी के इशू थे, आपस में मिल के काम कर रहे थे अपना, वो मैंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से एड्रेस किया कोलिजियलिटी को। लेकिन ये कि जी, मैं ज़िक्र कर रहा था कि यूनिवर्सिटी का जो बहुत अहमियत का जो एक इम्पोर्टेंट काम है वो ये कि करैक्टर बिल्डिंग। जो ग्रेजुएट हों, उनका एक करैक्टर हो, पता चले कि ये एजुकेटेड है, उनका बिहेवियर, दे लॉ अबाइडिंग जो है सिटीज़न हों, ये सारी कंपोनेंट जो है हमारे ज़िम्मे हैं। तो ये बहरहाल हमें इस वक़्त यूनिवर्सिटी जो है वो कि इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें सब ने मिल के अपना गवर्नमेंट सारी सूबाई, फेडरल सारे मिल के से इसको रियलाइज़ करना कि हमने ये सारे कंपोनेंट जो है वो कैसे करने हैं। तो दूसरा सवाल मुझे करेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा आपको। जी डॉक्टर साहब, मैंने आखिरी सवाल आपसे ये अर्ज की थी कि सिलेक्शन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कोलीग्स के भी होते हैं, कैंडिडेट्स के भी होते हैं, खुद वाइस चांसलर्स के भी होते हैं। तो हम इंसान है, खामियां तो कहीं ना कहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? जी, ये सिलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं। मैंने एज ए वाइस चांसलर सबसे जो मुश्किल काम जो है वाइस चांसलर का, वो एक सिलेक्शन बोर्ड करवाना है। सर, मेरे कई कुलीग जो मुझसे सिंसियरिटी रखते थे, कहते थे यार इस उम्र में आप खराब होंगे, आपको सिलेक्शन बोर्ड ना करवाना। सर, मैंने कहा कि ये मैं रह ही नहीं सकता, मुझे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ हो, सिलेक्शन। आप बल्कि इससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि यूनिवर्सिटी के हरीपुर के इतने इशू थे कि यूनियन, फैकल्टी यूनियन वाज वेरी स्ट्रांग। टू थर्ड एम्प्लॉइज आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट एज ओल्ड एज 8 ईयर, 8 साल के उनके कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और वो रोड के ऊपर थे। पोलराइजेशन, यू नेम इट। लेकिन जब हमने 6 माह के बाद 2 सिलेक्शन बोर्ड किए, उसमें जो लोग रेगुलर हुए, उसमें से कुछ लोग टर्मिनेट भी हुए, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी का नक्शा बदल। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था सिलेक्शन बोर्ड को ना, खासकर पहला। लेकिन उसके बाद वाले सिलेक्शन बोर्ड आसान हो गया। हर एक को पता चल गया कि भाई मेरे यही सिलेक्शन बोर्ड का तरीक़ेकार क्या। मैंने सिलेक्शन बोर्ड के टॉप लेवल के जो थे एक्सपर्ट, पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, वो बुलाए। अक्सर वाइस चांसलर लेवल के थे, वो बुलाए। कोई आदमी मेरिट के बगैर नहीं रखा, और मैसेज वाज वेरी क्लियर। और मेरे शुरू में मुझे कुछ नाराज भी हुए, कुछ लोग अप्रोच के लिए भी पहुंचे। जब किसी की बात नहीं मानी तो सभी लोग जो हैं वो अपना उन्होंने वो छोड़ दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, इसने नहीं मानी। मेरिट पे अपना सारे किए। कहाँ पे यूनिवर्सिटी के ये हालात थे। और जब मैंने छोड़ा है आखिरी दिन, तो आप मेरे कोलीग से पूछें कि उन्होंने मुझे जो किस किस्म की फेयरवेल दी है। सारी यूनिवर्सिटी क्लास 1 से लेके प्रोफेसर तक सब लोग इकट्ठे हो गए थे, और उसके फूलों की पत्तियां शावर करते घर तक में छोड़ने आए। तो ये मतलब आप डॉक्टर साहब बड़े लकी हैं, लेकिन जाते जाते मैं फिर एक फ़ायदा उठा लूं। आप कराची से शुरू हुए, पंजाब तक सर्व किया, हरीपुर गए यानी केपी गए। मैं देखता हूं कि पंजाब के कई वाइस चांसलर केपी में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। मैं ये भी जानता हूं कि कराची से भी पंजाब में वाइस चांसलर हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी मिसाल है कि कोई पंजाब का वाइस चांसलर हो और वो सिंध में सर्व कर रहा हो या सिंध में सर्व कर सकता हो, या आपने देखा हो? क्योंकि उनका एक्ट तो इजाज़त देता है, वो एप्लीकेशंस भी मांगते हैं। आपने क्या देखा और क्या एनालिसिस है आपका? हाँ, ये बदकिस्मती कह लें कि भाई अपना केपी के अंदर, जैसे मैं पंजाब का रहने वाला, अपना पहले 30 साल ज़िंदगी के पंजाब में गुजारे, दूसरे 30 साल मैंने कराची में गुजारे, सिंध में गुजारे, और फिर भी मुझे उन्होंने एज ए वाइस चांसलर एक्सेप्ट किया। नॉट ओनली एक्सेप्ट किया था, अल्लाह ताला का इतना अहमियत हुआ। उसके बाद भी सीरीज कई लोग जो हैं पंजाब के, सिंध के लोग केपी के अंदर उन्होंने वाइस चांसलर एक्सेप्ट किए। पंजाब में भी हैं, सिंध के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये एलिमेंट है। नॉट ओनली सिंध, विद इन सिंध, अर्बन और रूरल सिंध के अंदर भी फर्क है। हालांकि कोई रिटर्न ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपको कराची का
कोई इंटीरियर सिंध में कोई वाइस चांसलर नहीं मिलेगा, सिंध के अंदर भी जो है, तो ये अनफॉर्चुनेट है, होनी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। और आखिरी जो बात थी जाते जाते इसको मैं फिर करूं, देखें जो यूनिवर्सिटियां हैं ये हमें यकजान करती हैं, ना सिर्फ उस सी को जिसमें आपने क्रिएटिविटी कहा है, बल्कि उस सी को भी जिसे कैरेक्टर कहते हैं, और मैं यहाँ नेशनल कैरेक्टर कहूँगा। और फिर वही सी में से एक सी जिसे आपने कॉन्फिडेंस कहा। तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटियां हमको, हम सबको, नई मसूद से लेके मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अनवार गिलानी तक सबको कौमी दायरे में शामिल करती हैं, जीने का सलीका देती हैं। और मैं ये समझता हूँ तब्दीली जब भी आएगी लैब से आएगी, यूनिवर्सिटियों से आएगी। कमोबेश ये हर मेरे इंटरव्यू में ना चाहते हुए भी मुझसे बात हो जाती है। और मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जो सिंडिकेट है वो क्राइम सिंडिकेट बना हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक यूनिवर्सिटियाँ कुछ सिस्टम को, आप देखें बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपने डॉक्टर साहब देखा है कि पेंशन का स्ट्रेस इतना है कि जो पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं उनको तनख्वाहें देना मुश्किल हो जाती है। इसका कोई हमें फार्मूला, कोई ना कोई इंश्योरेंस वगैरह का और बनाना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटियों को खुद मुख्तार करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब एक कामयाबी आपसे शेयर करनी है, ये शेयरिंग है, ये इंटरव्यू नहीं है, कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आज से 3 साल पहले सिर्फ 13, साढ़े 13 या 15,000 स्टूडेंट थे। आज वहां पर मोर देन 65,000 स्टूडेंट हैं। लेकिन जब कश्मीर में जाता हूं तो एक यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंसेज में 0 एडमिशन होता है और उनका दाखला नीचे जाता है। आखिरी कलमात, मेरी कंक्लूजन को आप कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो है हमारे, एक तो आपने बड़ी सही कहा कि हमारे कुछ बड़े अच्छे अच्छे टॉप लेवल के लोग भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और अपना अपना नाम पैदा किया और उन्होंने मिसालें कायम की, अपना सक्सेस स्टोरीज हैं अपनी जगह पे। दूसरी जगह पे, कुछ जगह पे जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे, कुछ रीजनल लेवल जो हैं वो भी ऐसे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात की तो वहाँ के कुछ और इशू भी हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट जो हैं वो काम आ पाते हैं अपना। मैं जैसे उनकी वुमेन यूनिवर्सिटी है उनका भी अपना हूँ, सिंडिकेट का मेंबर हूँ। तो बात का तो उनका कल्चर की ऐसी वजह होती है कि वो लड़कियां जो हैं उधर तक नहीं जा सकती, उसकी वजह से कोई कई इशू हैं और कुछ अपना अपनी 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 चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल ये इश्यूज हैं। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटियाँ हमने बड़ी क्लोज कर दी हैं, 7 यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं एक ही रीजन के अंदर। बाज़ औक़ात जो है 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 5-6 यूनिवर्सिटियाँ भी पाई जाती हैं। मुझे डॉक्टर साहब मोहतरम पता था आप ये नुकता जरूर उठाएंगे जो वैलिड भी है, इंपॉर्टेंट भी है। बट वाइल ऑन द अदर हैंड IUB ने तो इतना इंक्रीज किया और उसके गर्दोनवाह में भी बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं। वही मैंने बात की कि इंडिविजुअल लीडरशिप जो है उसका एक अपना रोल है। बास का जिसको मौका मिलता है तो वो जो है उसको अपना बिल्कुल कुछ नक्श ऐसे छोड़ जाते हैं जिसको बाकियों को अपना फॉलो करना पड़ता है। तो लेकिन मुझे इसकी पूरी डिटेल का नहीं पता स्टूडेंट की। ये तो एक बहुत अच्छा है अगर उसको मेंटेन कर पाए, उसकी क्वालिटी भी सारी चीज़ें, तो वो एक बड़ा अच्छा एक मॉडल जो है वो गिना जाता है। इसमें कोई, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि इसकी एक तो इंडिविजुअल फ्रॉम वाइस चांसलर टू वाइस चांसलर जो है वो है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी है। उन्होंने कैसे कैसे लोगों को, मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानता लेकिन मुझे इतना पता कि उन्होंने टॉप लेवल के आर्टिस्ट जो हैं वो अपना यूनिवर्सिटी में बुलाए, उनको लोगों को एक्सपोजर दी, उनके साथ मिले गले, इंटरेक्शन करवाया। तो कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्शन जो है उन वाइस चांसलर का जो है वो बड़ा एक अच्छा रहा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे कई हमारे कुलीग हैं, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपने अपने जगहों पे बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं अपना। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी एग्जांपल भी हैं जहाँ पे बड़ा दुख होता है। लेकिन असल इशू ये है कि यूनिवर्सिटियाँ बहुत तेज़ी से फैली हैं। कहाँ पे अपना 15-20 साल पहले 50 यूनिवर्सिटियाँ थी, आज 250 यूनिवर्सिटियाँ हैं। उस अंदाज से हमारे पास उस लेवल के वाइस चांसलर लोगों की कमी है। एट द एज 50s और 60s में
उस लेवल में इतने हमारे पास टैलेंट नहीं है जितनी जितनी तेजी से हमारे पास यूनिवर्सिटियां बनी। जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अख्तर महबूब को, जो आईयूबी के इन दिनों वाइस चांसलर हैं, उन्हें कमांडो वाइस चांसलर कहता हूं। उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी फैकल्टीज भी बनाई, और उन्होंने आपकी वेटरनरी साइंसेज से लेके एग्रीकल्चर तक, और उन्होंने जनरल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग तक शुरू करवा दी, और वो अब लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो जहां ज्यादा कामयाब होता है उसको उतना ही ज्यादा, बल्कि कामयाबी के साथ इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस, के उतने ही हसद का भी सामना करना पड़ता है। सलामत रहिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया।